नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज से हम एक ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, आप चाहे छोटे एग्जाम्स हो, चाहे बड़े एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम्स हो, चाहे रिटर्न एग्जाम हो। ये जो ज्योग्राफी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये आपका पीसीएस मतलब सिविल सर्विस मेंस तक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो हम डेली के डेली लेक्चर शुरू करेंगे। और जितने भी एग्जाम्स हैं, यहाँ से ज्योग्राफी का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ से अलग बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसको लगातार पढ़ना है। हम हर दिन सब कुछ सही रहा तो एक दिन में एक लेक्चर कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से हम लगातार ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि भारत की संरचना को, भारत की भूगर्भिक संरचना को जानना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे चलेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला लेक्चर है आज। तो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, और बिल्कुल बहुत आराम से पढ़ेंगे। ये मैं पर्सनली अपने नोट से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वैसे पढ़ाने में समय निकल जाता है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं अपने पर्सनली नोट से पढ़ा रहा हूँ, जिससे मैंने पढ़ा था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो हम लगातार लेक्चर पढ़ते रहेंगे, और हर दिन एक अच्छा टॉपिक खत्म करना है, एक नया टॉपिक खत्म करना है। और इससे आप क्या है कि नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पर्सनली नोट्स रहे हैं। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स इन्हीं की मदद से क्रैक किए थे। तो ध्यान रखें कि लगातार पढ़ाई करें, लगातार मेहनत करें। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की। तो आज हम बात करेंगे भारत की संरचना के बारे में। तो भारत की संरचना, तो कैसी है भारत की संरचना? देखो, किसी भी देश की संरचना को जानने के लिए, किसी भी देश की समझ हमें मतलब समझ पता करने के लिए कि वो देश किस तरीके से बना है, तो उसकी भूगर्भिक संरचना हमें पता होनी चाहिए। अब भूगर्भिक संरचना पता कैसे होगी? तो भूगर्भिक संरचना में क्या क्या आ जाता है? तो पहला है कि किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना से हमें कई बातों का की समझ में सहायता करती है। तो किसी भी देश की जो भूगर्भिक संरचना है, उससे हमें कई बातों की समझ हो जाती है। अगर आप किसी भी देश के बारे में जानते हैं, तो उसके बारे में आप क्या है कि भूगर्भिक समझ आपकी विकसित हो जाएगी। और वो कैसे होगी? जैसे चट्टानें उस देश में किस प्रकार की पाई जाती हैं, ढलान, उस ढलानों की जो चट्टानें हैं, पर्वतों की जो ढलानें हैं, वो कैसी हैं, मृदा की भौतिक और रासायनिक विशेषता क्या है। तो मिट्टी जो है ना, मिट्टी में भौतिक किस प्रकार से विशेषता है, भौतिक विशेषता उसकी क्या है, रासायनिक विशेषता क्या है। जैसे भारत में तो बहुत प्रकार प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और मिट्टियों से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वनडे एग्जाम्स हो, चाहे आपके रिटर्न एग्जाम हो, यहाँ से बनते हैं, चट्टानों से भी बनते हैं। ठीक है? और खनिज उपलब्धता कैसी है भारत में, कहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, और पृष्ठीय और भूमिगत जल संसाधनों की जानकारी। तो पृष्ठ पे और भूमिगत जल संसाधन किस प्रकार से विकसित हैं भारत में, और किस प्रकार से विद्यमान है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी हमें भारत के स्ट्रक्चर से मिल जाती है कि भारत का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो आगे हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड का। अच्छा, गोंडवाना लैंड क्या है? तो देखो, सबसे पहले क्या है, जब पेंजिया के समय, जब पृथ्वी का विकास ही शुरू हुआ था, तो पेंजिया था। अब पेंजिया क्या था कि एक पूरा महाद्वीप था। तो पेंजिया महाद्वीप का जब विघटन हुआ, तो वो पेंजिया दो तरीके से टूटा। अब वो टूटा था दो में, एक था लारेशिया और दूसरा था आपका गोंडवाना लैंड। तो लारेशिया से आपके जैसे यूरोप हो गया आपका, तो यूरोप हो गया आपका, और नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो ये महाद्वीप निकल के आए। यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और आपका ये तो ये और जब गोंडवाना लैंड में क्या-क्या आ जाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत वगैरह हो गया, और अफ्रीका हो गया। तो ये किसमें निकल के आ जाते हैं? ये निकल के आ जाते हैं आपके गोंडवाना लैंड में। तो देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अर्थ क्रस्ट की उत्पत्ति के समय ही भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना का हिस्सा रहा है। तो जब से अर्थ क्रस्ट की उत्पत्ति के समय से ही भारतीय जो प्रायद्वीप है, वो गोंडवाना का हिस्सा रहा है। जब से अर्थ पर क्रस्ट बनना शुरू हुआ था, उसी समय से ही भारत गोंडवाना का हिस्सा रहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटन एग्जाम के लिए और नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं कि अल्पाइन पर्वत उत्पत्ति के उपरांत तृतीय काल में हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। तो जब अब से देखो, उत्थान, जब पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो पर्वतों का निर्माण होता है, कई सारी चीज़ें काम करती हैं वहाँ पर। एक तो आपका टेक्टोनिक प्लेट्स तो नॉर्मली है, आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं कि टेक्टोनिक प्लेट किस तरीके से काम करती हैं। बाकी आपकी कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ एनर्जी किस तरीके से काम करती है। ठीक है? तो कई 3-4 सिद्धांत होते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि पर्वतों का बनना होता है, और प्लेटें किस प्रकार से होती हैं, कन्वर्जिंग होती हैं, डाइवर्जिंग होती हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो जब अल्पाइन पर्वत बन रहे थे, ठीक है, तो उस समय ही हिमालय पर्वत का भी उत्थान हो रहा था। तो हम इससे ये समझ गए कि जो अल्पाइन पर्वत हैं, वो कहीं न कहीं हिमालय के ही समकक्ष हैं। तो हिमालय जब अल्पाइन बने थे, तो उसी समय हिमालय पर्वत बने थे। तो मतलब दोनों के दोनों इस समय यंग हैं। और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए हिमालय पर्वत और अल्पाइन पर्वत के बारे में क्या चीज़ है? तो दोनों के दोनों यंग हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम कि दोनों पर्वतों का जो समय काल था, वो एक ही समय था। और हिमालय पर्वत का उत्थान कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था टर्सरी पीरियड में। कब हुआ था? तृतीय काल में। तो इससे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय पर्वत का जो उत्थान हुआ था, वो कौन से पीरियड में हुआ था? तो ये आपका टर्सरी पीरियड में हुआ था। इसको भी हम ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों
जिस प्रकार से हिमालय का निर्माण हो रहा था, उसी प्रकार से उत्तर भारत के मैदानों की भी उत्पत्ति हो रही थी। अब एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों की उत्पत्ति कहाँ हुई? जो वन डे एग्ज़ाम्स हैं, तो कौन से युग में हुई थी? तो प्लीस्टोसीन। तो कौन से युग में हुई थी? प्लीस्टोसीन युग में उत्तर भारत के मैदानों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो उत्तर भारत के मैदान है, ये बाकायदा मैप बना हुआ है और यहाँ पर उत्तर भारत के जो मैदान है, इनकी उत्पत्ति जहाँ पर जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और मध्य प्रदेश का ऊपरी क्षेत्र हो गया, तो ये जो क्षेत्र हैं ये वाले, तो इनकी उत्पत्ति किस युग में हुई थी? ये हुई थी आपकी प्लीस्टोसीन में। तो इसीलिए ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है? आगे हम बात करेंगे कि जब लारेशिया और गोंडवाना जब विघटन हुआ था उनका, तो उसके बीच में टेथिस सागर था। तो जो टेथिस सागर है, बाद में आके भारतीय प्रायद्वीप ऊपर टकराया, तो बीच में जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर आज उत्तर भारत के मैदानों के नीचे है, कह सकते हैं कि दफन है यहाँ पर। तो इसको ध्यान रखेंगे आगे कि उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कब हुआ था? प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि गंगा के मैदानों के निचले भाग जैसे हुगली बेसिन में आज भी उत्थान हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं गंगा के मैदान, तो गंगा के मैदान कहाँ है? आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से गंगा निकलती है और यहाँ पर ये हुगली है। हुगली कहाँ है? इस क्षेत्र में हुगली है। तो हुगली के क्षेत्र आज भी क्या हो रहा है? उसका उत्थान हो रहा है, क्योंकि उठ रहा है। अब उठ क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ से अवसाद आ रहे हैं। नदियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे नदी तंत्र के, तब हमें पता चलेगा कि नदियाँ, हिमालयी जो नदियाँ हैं, वो ऊपर से बहुत सारा अवसाद लाकर यहाँ पर डाल देती हैं। जब यहाँ पर डालती हैं तो जो हुगली के क्षेत्र हैं, जो हुगली का मुहाना है यहाँ पर, तो ये काफ़ी क्या हो गया है, इनका उत्थान होता रहता है हमेशा, ये ऊँचे उठते रहते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि हर समय कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में, पूरे विश्व में या दुनिया में, भारत में हमेशा कहीं न कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है और प्रकृति अपने आप को चेंज करती रहती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत की भूगर्भिक इतिहास जटिल है। भूपटल की उत्पत्ति के साथ ही भारत की चट्टानों की उत्पत्ति आरंभ हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भूपटल बन रहा था, जब क्रस्ट बन रहा था, तो उसके समय ही भारत की जो चट्टानें थी उनका बनना आरंभ हो गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे कि भारतीय चट्टानें कितनी पुरानी हैं। तो भारतीय चट्टानें बहुत पुरानी हैं। जब से भूपटल की उत्पत्ति हुई थी, मतलब जब से अर्थ का क्रस्ट बन रहा था, उस समय से ही भारत की जो चट्टानें थी उनकी उत्पत्ति शुरू हो गई थी। तो अगर कहा जाए कि भारत की चट्टानें कितनी पुरानी हैं, तो बहुत पुरानी हैं, क्योंकि जब से हम जिस ज़मीन पर आज खड़े हैं, बैठे हैं, तो उस ज़मीन का निर्माण हुआ था, तब से ही क्या हुआ था, भारतीय चट्टानों का निर्माण आरंभ हो गया था। अब आगे हम देख लेते हैं कि देखिए इस प्रकार से क्या था कि पेंजिया था, एक महाद्वीप था। अब महाद्वीप क्यों टूटा? टेक्टोनिक्स के कारण, कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ एनर्जी के कारण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हो जाता है इसमें, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग वगैरह हुआ था। तो इन सारे कारणों से क्या हुआ था कि ये टूटा। अब टूटने के बाद क्या था कि ये पैंथालासा था, बहुत बड़ा समुद्र था। पेंजिया था, जब पेंजिया टूटा तो दो भागों में टूट गया, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। अच्छा, लारेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या था? टेथिस सागर। बाद में फिर से प्लेटों का टकराव हुआ। प्रमुखतः 7 प्लेटें हैं, बाकी छोटी मोटी तो बहुत सारी प्लेटें हैं। तो जब प्लेटों का टकराव होता है तो क्या होता है कि दो तरीके के परिवर्तन आते हैं, एक तो डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो भारतीय भूभाग हिस्सा जाके ऊपर की तरफ टकराया, टकराने के बाद ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। कहाँ पर टकराया था? तिब्बत के पठार में। ये आगे हम पढ़ेंगे इसको, तो ध्यान से देखना इसको कि पेंजिया किस तरीके से है और पैंथालासा और लारेशिया और गोंडवाना लैंड किस तरीके से बना और टेथिस सागर इसके बीच में था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, ये क्या आता है हमारा? अब आता है हमारा आर्कियन सेल समूह। तो आर्कियन सेल समूह क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशन, तो इसे हम बोलते हैं आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना युग। कभी भी एग्जाम में आ जाए कि पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना युग कौन सा है, तो ये है आपका आर्कियन सेल। कौन सा है? आर्कियन सेल समूह जो है। आर्कियन सेल माने क्या होते हैं आपकी पता ही है आपको, चट्टाने वगैरह, वो समूह जो है ना, ये सबसे पुराना युग है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक समय को कैम्ब्रियन काल कहा जाता है। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और उससे लगभग आज से 57 करोड़ साल पहले, मतलब जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बीसी वगैरह, ठीक है, तो उसी तरीके से जब से पृथ्वी बनी थी और आज से लेकर 57 करोड़ साल तक के समय को क्या कहते हैं हम? कैम्ब्रियन काल कहते हैं। काल को जो कैम्ब्रियन पीरियड था उसको ही कौन सा इरा बोला जाता था? तो पैलियोजोइक। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं कि बताइए पृथ्वी जब बनी थी और उससे लेकर आज 57 करोड़ साल पहले तक का कौन सा इरा था? तो इसे बोलते हैं हम पैलियोजोइक इरा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पुराना क्या है? युग है। सबसे पुराना युग कौन सा है? कैम्ब्रियन। ठीक है, इरा की बात करते हैं। पैलियोजोइक इरा जो है सबसे पुराना युग है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर 57 करोड़ साल पहले तक यही युग था। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि पृथ्वी इतिहास का 87% जो समय है वो प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है। तो पृथ्वी के बनने से लेकर और पृथ्वी का जो इतिहास है जितना भी, उसमें मतलब मान लीजिए पृथ्वी अगर 100% इतिहास है तो उसमें जो 87% जो समय गया है वो आपका प्री कैम्ब्रियन युग में ही माना जाता है। मतलब कि जो आर्कियन एज था, सेल समूह था, तो आर्कियन समय ही 87% बीत गया और जितना भी उसके बाद हुआ है ना वो केवल 3% में हुआ है। अब इसकी कल्पना कीजिए। अब कल्पना कैसे कीजिए कि मान लीजिए कि कोई समय है आपका 87%, मतलब उसके बाद का कितना बचा? 13%। तो 13% में ही उसके बाद के पीरियड चल रहे हैं। मतलब कि
87% तो केवल कौन सा युग रहा है, आर्कियन सेल समूह और पैलियोजोइक इरा रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि आर्कियन शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो आर्कियन शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया था 1782 में, और किसने किया था, जेडी टाना साहब ने। तो जेडी टाना साहब थे, उन्होंने आर्कियन शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया था। कब किया था, 1782 में किया था, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। आगे बात करते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन सेल कहा जाता है। तो दुनिया में जो सबसे पुरानी चट्टानें कही जाती हैं वो किसे कही जाती हैं, तो आर्कियन जो चट्टानें हैं उनको ही दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान कहा जाता है। और मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ, तो उसको लगातार पढ़ते रहना, लगातार देखते रहना, उसके नोट्स भी बना लेना, ठीक है। तो आर्कियन सेल कहा जाता है। अब एक और चीज है कि वायुमंडल की उपस्थिति, कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस जिन पर जीव आधारित हैं, इसी युग में उत्पन्न हुए थे। तो इस युग में उत्पन्न हुए थे, इससे पहले नहीं था। मतलब अगर ये बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का बनना या कीमोसिंथेसिस का निर्माण या जीवों की आधारित जो युग था, ये वायुमंडल की उत्पत्ति कब हुई, तो वो इसके बाद ही बनना शुरू हुआ है। आर्कियन युग में जीवाश्म नहीं था, इसको भी ध्यान रखेंगे कि आर्कियन एज जो था, जैसे आपका बात करते हैं तो आर्कियन एज जो था उसमें जीवाश्म नहीं था, मतलब जीवन नहीं था। इसको ध्यान रखेंगे कि आर्कियन एज में जीवन नहीं था, उस समय कहीं पर भी जीवन नहीं था। उसके बाद जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, पानी में। आगे इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस युग में क्रिस्टलों की भरमार थी। तो हर जगह क्या फैले हुए थे, क्रिस्टल्स फैले हुए थे, उद्गार हो रहा था, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था बहुत बड़ी मात्रा में। तो हर तरफ क्या, किसकी भरमार थी, क्रिस्टलों की भरमार थी। क्रिस्टल ही क्रिस्टल चारों तरफ आपको मिल जाएंगे देखने को। तो उस समय क्रिस्टल ही क्रिस्टल थे, जीवन नहीं था। तो आर्कियन एज सबसे पुराना है, इसके सेल समूह सबसे पुराने हैं, इसको ध्यान रखना है। और 87% पृथ्वी का जो इतिहास है, मतलब पृथ्वी का जितना समय है, एक इंसान के जीवन की जितनी आयु होती है उसका 87% अभी तक का वो आर्कियन एज ही माना जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं, अगला क्या है कि इन चट्टानों में प्लूटोनिक अंतर्वेद पाया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल है। तो प्लूटोनिक अंतर्वेद मतलब क्या है आपका, मतलब कि यहाँ पर जो प्लूटोनिक एक्टिविटी है वो इंट्रूसिव पाई जाती है अंतर्वेद की तरफ। मतलब चट्टानें, मतलब जो जैसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है, तो यहाँ पर क्या हो रही थी, मर्जिंग हो रही थी चट्टानें, उसके बाद ही यहाँ पर पहाड़ों पर्वतों का निर्माण शुरू हो रहा था। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि विश्व के सभी बुलंददार पर्वत और पठारों की तलहटी में चट्टानें पाई जाती हैं। तो दुनिया में जितने भी बुलंददार पर्वत हैं, मतलब कि जो पर्वत उठे हुए हैं, मतलब भूभाग धसा हुआ है, एक प्लेट नीचे जा रही है, एक प्लेट ऊपर जा रही है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग प्लेट। तो जितनी भी कन्वर्जिंग प्लेट से बने हुए बुलंददार पर्वत हैं और पठार हैं उनकी तलहटी में ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि आर्कियन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो जितने भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं और जितने भी प्लेट्यू हैं, उनकी जो तलहटी है, मतलब जो बेस है, वहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो आप कभी भी घूमने जाएँ पर्वतों पर या पठारों पर, जैसे हिमालय जाते हैं, तो उसकी तलहटी में जो भी चट्टानें मिलेंगी तो समझ जाना वो किस युग की हैं, आर्कियन एक युग की हैं, और वो सबसे पुरानी है, उन्होंने बेस बना रखा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम। आगे देखते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार क्या हुआ, कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार टीएस हॉलैंड ने भारतीय चट्टानों को 3 भाग में विभाजित किया है। तो टीएस हॉलैंड साहब ने भारतीय चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया है, तो 3 भागों में इसको विभाजित किया है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे कि 3 भागों में इसको विभाजित किया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, अब 3 भाग में पहला तो आ जाता है आर्कियन, दूसरा आ जाता है पौराणिक, और तीसरा आ जाता है द्रविडियन या आर्यन। तो 3 भागों में इन्होंने चट्टानों को विभाजित किया है। सॉरी, किसने किया है, टीएस हॉलैंड साहब ने किया है। और किसके अनुसार, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार इन्होंने इसको विभाजित किया है। आगे देखते हैं कि इसके अनुसार क्या हुआ है कि जो आपकी अरावली पर्वत है, धारवाड़ है, कुड़प्पा है, विंध्य है, में जो मेघालय पठार है और मिगिर की पहाड़ियां हैं, ये आर्कियन युग की हैं। तो अब इस चीज़ को समझ जाना कि जो अरावली पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है भारत का, तो अरावली पर्वत हो गया, धारवाड़ हो गया, धारवाड़ कर्नाटका आपका, कुड़प्पा हो गया आंध्रा, विंध्याचल हो गया या मेघालय पठार हो गया, ये मिगिर की पहाड़ियाँ हो गई। तो ये किस युग की बनी हुई हैं, तो ये सारी की सारी आपकी आर्कियन युग की बनी हुई है। और ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा पर्वत है, किस युग में बना हुआ है, और सबसे पुराना युग कौन सा है। तो इसी तरीके से लगातार हमें क्या करना है, पढ़ते रहना है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, लगातार पढ़ते रहना है। आगे हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है। तो अगला हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बाई मैप अगर हम देख लेते हैं, तो मैप में हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो, अरावली पर्वत हो गया, मिगिर की पहाड़ियाँ हो गई आपकी असम में, मेघालय पठार हो गया, ठीक है, धारवाड़ की चट्टानें हो गई, कुड़प्पा आंध्र प्रदेश में, विंध्याचल रेंज हो गई। तो ये सब किस वर्ष में बनी हुई है, ये आपकी आर्कियन युग में बनी हुई है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आर्कियन युग कब से कब तक था, तो 2500 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 2500 मिलियन वर्ष पूर्व तक था, जब से पृथ्वी का विकास हुआ है, उससे आज से लगाकर 2500 मिलियन वर्ष पूर्व तक ये आर्कियन युग था। अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देख लेते हैं आर्कियन युग से संबंधित। तो इन चट्टानों में विशेष रूप से ग्रेनाइट से लेकर गैब्रो की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आर्कियन युग में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो आपकी ग्रेनाइट से लेकर गैब्रो की चट्टानें मिलती हैं यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं इन चट्टानों में, तो इन चट्टानों में विशेषता
ऑर्थोक्लोस, ऑलीक्लोस, क्वार्ट्ज, मूसोवाइट, बायोटाइट और हॉर्नब्लेंड। तो ये जो खनिज हैं ये इन चट्टानों में पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है कि भारतीय प्रायद्वीप के 2/3 भाग पर आर्कियन सेल फैली हुई हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय जो प्रायद्वीप है उसके कितने हिस्से पर आर्कियन सेल विद्यमान है, तो 2/3 हिस्से पर, मतलब आप मान सकते हैं कि लगभग 65 प्लस जो 65% है वहाँ उन हिस्सों पर आर्कियन सेल फैली हुई है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम कि हिमालय हो गया, जास्कर हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, काराकोरम तथा अरुणाचल पर्वतों के नीचे भी आर्कियन चट्टानें फैली हो। तो जितने भी प्रमुख पर्वत हैं भारत के, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो जास्कर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे काराकोरम हो और चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश के पर्वत हो, उनके नीचे जितनी भी चट्टानें हैं उन पर्वतों के, वो सब आर्कियन चट्टानें ही हैं। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। अब आर्कियन चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। अब आर्कियन चट्टानों को भी 3 प्रमुख भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के एरिया, बुंदेलखंड नाइस पाया जाता है, और बंगाल नाइस और नीलगिरी नाइस। तो इस प्रकार से हमारी जो आर्कियन युग है उसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ लिए हैं। तो ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या इनमें विशेषताएं हैं, कितने % भाग पर फैली हुई हैं, पर्वतों में किस स्थान पर इनका ये विद्यमान रहती हैं, और ये कितने भागों में बांटी गई हैं अगर आर्कियन चट्टानों को देखा जाए। ठीक है, टी.एस. हॉलैंड साहब ने किस प्रकार से इनको बांटा है, कितने प्रकार से बांटा है। बाकी सबसे पुरानी चट्टानों में से ये गिनी जाती है, किस प्रकार से भारत की संरचना हुई, और भारत में जितनी भी ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आपकी आर्कियन सेल्स पाई जाती हैं। तो आर्कियन सेल पाई जाती हैं, तो आप कभी भी यहाँ पर घूमने जाए, अरावली पर्वत हो गया, धारवाड़ एरिया हो गया, एमकिर की पहाड़ियाँ हो गई, मेघालय पठार हो गया, यहाँ पर जाए तो उनको जरूर देखें, क्योंकि जब हम जानकारी के साथ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन से युग की चट्टानें हैं। तो पूरा प्रयास है कि इसी तरीके से आपको लगातार ज्योग्राफी की पूरी जानकारी दी जाए, और लगातार इसको पढ़ते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो, इसको देखते रहो, और डेली का डेली हम लेक्चर खत्म करेंगे। और इस तरीके से क्या है कि आराम से समझ में भी आ जाएगा, और हमारा एग्जाम भी बहुत आराम से निकलेगा। तो ये हर एक एग्जाम के लिए है, वनडे एग्जाम्स हो, पीसीएस वगैरह हो, पीसीएस आईएएस वगैरह, यहाँ भी बेसिक, क्योंकि अब क्या है ना कि अगर आप रिटर्न में भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप रिटर्न करके आंसर भी दे सकते हैं। तो ये लगातार पढ़ाई करो, कल फिर हम एक नया लेक्चर लेके आएंगे। तो इसी तरीके से हम लगातार ज्योग्राफी को ख़त्म करने वाले हैं। अगर डायरेक्ट पढ़ना है किसी को तो बता दें कि हम लोग मतलब वैसे पढ़ना चाहते हैं बोर्ड पर। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि नोट से पढ़ें, आप नोट से पढ़ें और नोट्स बना लें, इससे क्या है कि हमें केवल पढ़ाई करनी है। तो लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, पूरा प्रयास रहेगा आपके साथ जुड़ने का, और इसी तरीके से हम ज्योग्राफी का पूरा की पूरा इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म करने वाले हैं। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो, 2023 में पूरी तरीके से ख़त्म करना है हर चीज़ को। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।